नमस्कार दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। मालती जोशी जी द्वारा लिखे उपन्यासों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं उपन्यास पटाक्षेप का दूसरा भाग। मुश्किल तो यह है पद्मा, यह रात मुझे समझाने का प्रयास करते हुए बोले, तुम बहुत संकीर्ण वातावरण में पली हो, इसलिए चीज़ों को देखने का तुम्हारा नज़रिया कभी-कभी बहुत तंग हो जाता है। एकदम बिफर उठी। सीधे से कहिए ना कि मैं बहुत दकियानूसी हूँ, संकीर्ण विचारधारा की हूँ। उसके लिए इतनी लीपापोती की क्या ज़रूरत है? वे चुप होकर दूसरी करवट लेट गए। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी वातावरण, क्या इन दो शब्दों में उस माहौल की कल्पना की जा सकती है जिसमें जीवन के 22 वर्ष मैंने बिताए हैं? हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी माँ। उनके कठोर अनुशासन की चारों ओर धाक थी। उस अनुशासन की कारा में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए अभिभावकों में होड़ सी लगी रहती। क्या स्टाफ, क्या छात्राएं, सारा स्कूल ही जैसे एक आतंक से सहमा सहमा सा रहता था। छुट्टी का घंटा किसी सुमधुर गीत की तरह कानों में बजता था, क्योंकि वह मुक्ति का संदेश लाता था। 12 घंटों के लिए सब लोग खुलकर सांस लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे, लेकिन हम लोग, मैं और रमा, तो जैसे एक जेल से दूसरी जेल में पहुंच जाते थे। स्कूल की जेल तो फिर भी अच्छी लगती थी, वहाँ कम से कम सहेलियाँ तो होती थीं। घर पर होती थी सिर्फ माँ और उनकी मर्म भेदक आँखें। उफ, 24 घंटे हमें आदर्श बने रहना होता था। प्रिंसिपल की बेटियां होने का जघन्य अपराध किया था ना हमने। फैशन की रंग बिरंगी दुनिया हमारे लिए नहीं थी। प्रसाधनों के विज्ञापन हमारी समझ से बाहर थे। हमारे रेडियो पर सिर्फ प्रभाती और समाचार आते थे। उपन्यास और पत्रिकाएं हमारी चौखट नहीं लांघ पाते थे। कस्बे के सिनेमा घर में हमें किसी ने नहीं देखा था। और पुरुष, मिसरानी का 12 साल का लड़का भी माँ से चाबी लेने आता तो तार के बाहर ही खड़ा रहता। आश्चर्य होता है सोचकर कि साल दर साल उस माहौल में कैसे जी सके हम लोग। सचमुच मर ही जाते अगर कभी कभार दया करके मौसी हमें इंदौर ना ले जाती। मौसी का इंदौर वाला घर हमारे बंगले के मुकाबले में बहुत छोटा था। वहाँ पानी की किल्लत थी। 4 बजे सुबह से उठकर नल पर लाइन लगानी होती थी। महरी सिर्फ बर्तन कर जाती थी, बाकी सब काम हाथ से होता था। मौसी की सास अपने छूत छात के प्रपंच से सबकी नाक में दम किए रहती थी। फिर भी वहाँ हम लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वह जीता जागता घर था, भूथा बंगला नहीं था। और फिर वहाँ शेखर दा होते थे। शेखर दा मौसी के देवर थे, घूमने घुमाने के बेहद शौकीन। उनके साथ पीपलिया टैंक, पाताल पानी, सुख विलास, यशवंत सागर, मांडवगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिए थे हम लोग। ट्यूशनों में जो कमाते थे इसी अय्याशी में खर्च कर देते थे और घर वालों की डांट खाते थे। कड़की के दिनों में एमजी रोड या नेहरू पार्क से भी जी बहला लेते थे। उनके साथ हर जगह अच्छी लगने लगती थी। उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा, सबका अपना आकर्षण था। उन दिनों शेखर दा मेरे आदर्श पुरुष थे। शायद वे एकमात्र पुरुष थे जिनके संपर्क में आने का मुझे अवसर मिला था। उनके किस्से बड़े मज़ेदार होते थे और ठहाके जानदार। हम दोनों बहनें मुग्ध श्रोताओं की भूमिका अदा करती थीं। अपनी गुफा संस्कृति का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं थी। कभी कभी कोई मज़ेदार लतीफ़ा अश्लीलता की सीमा को छूने लगता था। सारी मंडली हो करके हंस पड़ती, हम लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। तब शेखर दा नाटकीय अंदाज में कहते, ए लड़कियों, ज़रा अपनी खोल से बाहर आओ, ज़रा खुले में उड़ना सीखो। किस युग में जी रही हो? इस कस्बाई मनोवृत्ति को छोड़ो और ज़रा खुलकर सांस लेना सीखो।
कस्बाई मनोवृत्ति उनका प्रिय शब्द था, जो मुझे गाली सा लगता। मैं तिलमिला उठती थी। उनके अभिनय पर सारी मंडली एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आते। पदम, रो रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या मैंने कोई बहुत कड़ी बात कह दी? आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और यह प्यार से मेरी पीठ व माथे पर हाथ फेर रहे थे। उनके स्वर में व्यग्रता थी और आंखों से स्नेह छलका पड़ रहा था। कभी कभी सोचती हूँ, यह इतने अच्छे क्यों हैं? रोज़ की तरह गैलरी में कुर्सी लगाकर मैं छवि की प्रतीक्षा में बैठी निटिंग कर रही थी। परिचित हॉर्न सुनाई दिया तो सिर उठाकर देखा। दूर से गौतम का स्कूटर आता दिखाई दिया। ड्राइंग रूम में झांककर देखा, 12:15 बज रहे थे। इस भले आदमी के दफ्तर में छुट्टी है क्या आज? नमस्ते भाभी जी, दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा। छवि नहीं लौटी क्या अभी तक? कॉलेज से तो चल चुकी है। क्या आप उसके कॉलेज से आ रहे हैं? मैंने पूछा। दरअसल पूछना चाह रही थी, मिसेस सुशील छवि कब से हो गई? उसके कहानी लौटाने गया था। मुझे चेकअप करने के लिए दी थी ना। छवि ने कहानी लिखी है? हाँ, बड़ी अच्छी लिखी है। कॉलेज मैगजीन में देना चाहती है। पढ़ेंगी आप? लीजिए। उसने ब्रीफकेस से पुलिंदा निकालते हुए कहा। रहने दीजिए, हम अनपढ़ क्या जाने कथा कहानी। मैंने रुखाई से कहा। अरे वाह, आप तो खुद इतना अच्छा लिखती हैं। मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मुझे छवि पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझसे कहानी का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे गौतम पर क्रोध आ रहा था, जो छवि की कहानी के लिए यहाँ तक भागा आया था, जबकि मेरे 2-4 गीत भी सुनने के लिए उस दिन उसके पास समय नहीं था। आ गई शायद। गौतम की बात ने मुझे चौंका दिया। छवि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। कहाँ रह गई थी? गौतम ने ही पूछा। कॉलेज से तो कब की चली हो? बसों का चक्कर है ना, घंटा भर तो प्रतीक्षा में ही बीत जाता है। उसने थकी थकी सी आवाज़ में कहा। यह अपनी कहानी संभालो। अच्छा भाभी जी, अब पानी पिलाइए, चला जाए। गौतम ने उठने की मुद्रा में कहा। ड्राइंग रूम पार कर रही थी, सुना गौतम पूछ रहा है। फ़ोन कर दिया था, फिर भी रुकी क्यों नहीं? छवि का उत्तर सुनने के लिए मैं बड़ी देर तक सांस रोके दरवाजे की ओट में खड़ी रही। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो किचन में चली गई। बहुत पुरानी एक बात याद आई। एक बार इन्होंने मुझे सुशील की बेडरूम की खिड़की से कान लगाए हुए पकड़ लिया था। पहले तो गुस्से की रौ में काफ़ी कुछ कह गए थे, फिर बाद में समझाया था कि देखो पद्मा, छिपकर सुनने में अपनी बुराई ही सुन पाता है आदमी, बेकार अपना मन खराब करने से फ़ायदा। पानी लेकर लौटी तो देखा गौतम गैलरी से टिका हुआ खड़ा है और पूछ रहा है। मान सिंह अब तो परेशान नहीं करता? नहीं, छवि ने हौले से कहा। और मिश्रा को ज़्यादा लिफ्ट मत देना, अब प्रोफेसर हो गया है तो क्या, नंबरी बदमाश है वह। छवि कुछ नहीं बोली, उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। गौतम के जाते ही मैंने कहा, यह सज्जन तो तुम्हारे लोकल गार्जियन बने हुए हैं, बड़ा रोब मार रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी बॉसिंग से दीदी। छवि एकदम फट पड़ी। हर लड़का इनकी नज़र में आवारा है, सब प्रोफेसर्स बदमाश हैं, किसी से भी बात करो उपदेश देने लगते हैं। तो फटकार क्यों नहीं देती एक बार, हो कि अपनी जद में रहें। उसने एक बार असहाय आंखों से मेरी ओर देखा। होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, फिर एकाएक उठकर वह अंदर चली गई। खाना खाते हुए मुझे याद आया। मैंने छवि से कहा, सुशील का पत्र आया है, तुम्हारी दराज में रख दिया है। वह उसी निर्लिप्तता से चावल दाल मिलाती रही। न उसकी आंखों से खुशी की किरणें फूटी, न गालों पर गुलाब उग पाए। एक पत्र हम लोगों के पास भी आया है,
वह परेशान है। तुमने कब से पत्र नहीं दिया उसे? अब रोज़ रोज़ लिखूं भी क्या? उसने धीरे से कहा। यह बात हम लोग कहें तो शोभा देती है छवि। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दिन में 2-2 चिट्ठियां लिख लेती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कम से कम यही सोच लिया करो कि वहाँ वह निपट अकेला है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, उसने तड़प कर कहा। उसकी बात मुझे बरछी की तरह लगी। मेरा सारा लाड़ प्यार, सारी ममता उस शब्द के कारण व्यर्थ हो गई थी। छवि ने शायद अपनी भूल महसूस की। नरम स्वर में बोली, आप अभी गौतम के लिए कह रही थी दीदी? महज मजबूरी समझ लीजिए कि मैं उसे लिफ्ट दे रही हूँ। कभी कभी तो इतनी कोफ्त होती है पर जब्त कर जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और अब तो वह भला आदमी तुम्हारा नाम भी लेने लगा है। यह भी मेरी ही बेवकूफ़ी है। मैंने सबसे कह रखा है कि वह मेरे फूफेरे भाई हैं। क्यों? दरअसल दीदी, घर से बाहर निकलो, खासकर कॉलेज जाओ तो सिर पर किसी का साया बहुत ज़रूरी है। 100 तरह की बातें होती हैं और सब तो भाई साहब से कहीं नहीं जा सकती। शायद तुम ठीक कहती हो, मैंने एक उसास के साथ कहा। मुझे तो इन बातों का अनुभव नहीं है। हमारे न कोई भाई था, न हमें बनाने की इजाज़त थी। और कॉलेज में गई ही कितने दिन, मुश्किल से साल भर। तो आपने बीए फिर प्राइवेट किया है, क्यों? छोटी बहन की भूल का प्रायश्चित करना पड़ा मुझे। उसने लव मैरिज की थी मौसी के देवर से। आप तो बताया करती हैं ना, माँ जी बहुत स्ट्रिक्ट थीं। स्ट्रिक्ट तो थीं, पूरे कस्बे में उनका दबदबा था, फिर भी रमा को वह रोक नहीं सकी। रोकने का मौका ही न मिला। उन्हें तो सीधे शादी की खबर मिली थी। बहुत बौखलाई होंगी ना? बहुत ज़्यादा। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरा था। उन्हें यही लगता रहा कि मैंने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखा, जबकि सच्चाई यह थी कि मैंने इस बात की कल्पना भी न की थी। मौसी के नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, पर उन्हें भी कुछ पता न चला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साहस कर जाएगी रमा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अनजाने ही मेरी आवाज़ में तल्खी आ गई थी। दीदी, पता नहीं हमारे बुजुर्गों को लव मैरिज से इतनी एलर्जी क्यों है, छवि कह रही थी। मैंने तो एक आध बार ही उन लोगों को देखा है, पर इतना कह सकती हूँ कि रमा दीदी के हस्बैंड उनसे हर बात में सुपीरियर हैं। आप ही बताइए, उनसे अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी माँ जी? इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। रमा दीदी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पीयूष जाग गया था, इसलिए छवि को उठकर जाना पड़ा, नहीं तो पता नहीं कितनी देर बोलती रहती। कभी गुमसुम बैठी रहती है और कभी बोलने पर आएगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। उफ, मेरा तो सिर चकराने लगा था। तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा, तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा, कि तुम्हें वहम सा हो जाता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह कह रहे थे। मैं आपसे सफाई तो मांग नहीं रही, मैंने तल्खी से कहा, लेकिन मैं तो सफाई देना चाहता हूँ। ज़रा सी बात को लेकर रात भर रोती रहोगी, उसमें तो कोई तुक नहीं है। पता नहीं कितनी नदियों का पानी आकर तुम्हारी आंखों में समा गया है, कभी सूखता ही नहीं। अच्छा, अब चटपट तैयार हो जाओ। कह दिया ना मुझे नहीं जाना। देखो, अब ज़रा सी बात को प्रेस्टीज इशू मत बना लिया करो। हरी अप, 7:15 ऑलरेडी बज चुके हैं, देर से पहुंचने में तो कोई चार्म नहीं है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। बात ज़रा सी थी भी और नहीं भी, कम से कम मेरे लिए तो वह ज़रा सी बात नहीं थी। शुभा विभा के स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा था। पीयूष को 2 दिन से बुखार था, इसलिए मैं कार्यक्रम देखने नहीं जा सकी। घर में बैठे बैठे ही अपनी लाडली का सजा सवरा रूप कल्पना में देखती रही थी। शुभा के गीत को दोहराती रही थी। किंतु आज पुरस्कार वितरण था। दोनों को 3-3, 4-4 पुरस्कार मिलने वाले थे। कितनी हसरत से कहा था उन लोगों ने, पापा आज तो आप लोग आएंगे ना?
8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। बस 2 घंटे का तो है कार्यक्रम। इन्होंने छूटते ही कह दिया, मैं आ जाऊंगा बेटी, मम्मी नहीं आ पाएंगी। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना। दोनों के चेहरे उतर गए थे। इतना गुस्सा आया मुझे, कम से कम उनका तो दिल ना तोड़ते। बाद में कुछ भी बात बनाई जा सकती थी। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली भी जाती तो ऐसी कोई प्रलय तो नहीं आ जाती। बुखार तो पीयूष का सुबह ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी और अब भाषण दे रहे हैं। दीदी, मैंने सिर उठाकर देखा। छवि मेरे पीछे खड़ी थी। आप हो आइए दीदी, पीयूष को मैं संभाल लूँगी। अब उतना बुखार भी नहीं। नहीं, रहने दे, अब इच्छा नहीं हो रही, मैंने रुंधे गले से कहा। अपने लिए ना सही, लेकिन लड़कियों के लिए तो आपको जाना होगा, आपको मेरी कसम है। और इतना कहकर ही वह रुकी नहीं। कंघी लेकर खुद उसने मेरा जूड़ा बनाया। मैं मुंह हाथ धोकर आई। तब तक उसने मेरे लिए अपनी कोटा जरी की साड़ी, शॉल सब कुछ निकाल कर रख दिया था। मन ही मन उबलती रही मैं। यही बात वह पहले भी तो कह सकती थी, तब इतना नाटक तो ना होता। अब अपनी भलमनसाहत दिखाकर मुझे शर्मिंदा करना ही उसका उद्देश्य था। लड़कियों की उदासी का ख्याल न होता तो उसके सारे अनुग्रह ठुकरा कर घर में बैठी रहती मैं, कहीं नहीं जाती। अपने बच्चों की खुशी देखने जा रहे थे हम लोग, और शक्लें ऐसी बना ली थी जैसे मातम पुरसी पर जा रहे हों। वहाँ भी यह गुमसुम बने रहे। जब स्टेज पर अध्यक्ष का भाषण हो रहा था, तब इन्होंने पहली बार मुंह खोला। पहले से पता होता कि इतनी देर हो जाएगी तो शर्मा जी की नीलू से कह आते, छवि के पास बैठ लेती थोड़ी देर। इतना बुरा लगा, यहाँ बैठे हुए भी घर की ही बात सोच रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैंने कहा, आप घर चलिए, मैं बच्चों को लेकर स्कूल बस से आ जाऊंगी। पहले से जो पता होता तो घर में इतना महाभारत क्यों मचाती, अपनी मर्जी से आती और चली जाती मैं। इनामों से लदी फदी लड़कियों को लेकर घर पहुंची, तब यह ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे। हमें देखते ही बोले, 1 मिनट प्लीज़। और जब तक हम आश्चर्य से उभरे, इन्होंने हम तीनों का एक फ़ोटो ले लिया। फिर 2-4 अलग अलग पोजेज में लड़कियों के और भी स्नैप्स ले डाले। पिछले साल यह कैमरा सुशील ने भेजा था। विशेष विशेष अवसरों पर इसका उपयोग कर लेते थे हम लोग। आज का अवसर विशेष है, यह इन्हें रात को 11 बजे भी याद रहा। यह जानकर अच्छा लगा। इनका मूड भी शाम की अपेक्षा ठीक हो गया था। मैं प्रसन्न मन से कॉफ़ी बना लाई और सिर्फ हम चारों उसे एंजॉय करते रहे। पता नहीं कितने दिनों बाद यह सुयोग आया था। लगा कि मेरा बिखरा हुआ घर फिर जुड़ आया है। सोचा तो था कि छवि जाग रही होगी, कम से कम इस शोर शराबे से तो जाग ही जाएगी। लड़कियों के इनाम देखेगी, उन्हें बधाइयाँ देगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मन खट्टा हो आया। मैंने इनसे कहा भी, उसके लड़के को तो मैं आंखों पर रखती हूँ, क्या उसका इतना फर्ज नहीं था? हमेशा बात का अच्छा पहलू देखा करो पद्मा, इन्होंने अपने सौम्य अंदाज में कहा। दुख की मात्रा इससे बहुत कम हो जाती है। यही सोच लो कि 2 रातों से जाग रही है बेचारी। आज निश्चिंत होकर सोई होगी, क्योंकि बुखार नहीं है, और फिर रात भी तो हो गई है। ठीक है, ऐसा ही सही, मैंने कॉफ़ी की ट्रे उठाते हुए सोचा। इतनी रात गए किसी भी विषय पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। दीदी, मैं घर जाना चाहती हूँ। छवि का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप में मेरे सामने आया था। घर अर्थात माँ का घर। यह घर तो वेटिंग रूम है, सुशील के आने तक किसी तरह समय काटने का स्थान है। मन इतना खराब हो गया कि कारण पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। उसी ने बताया, रात सपने में माँ को देखा था, बहुत बीमार है, एक बार देखकर लौट आऊँगी। ठीक है, भाई साहब तुम्हारे क्या कहते हैं देख लूँ।
आखिर जाना तो उन्हीं की मर्जी से होगा ना। मैंने रूखा सा जवाब दे दिया। यह सपने वाली बात मेरे साथ तो चल गई, लेकिन यह उस पर विश्वास कर लेंगे, यह असंभव था। 2-3 दिनों से छवि सूजी सूजी आंखें और उदास उदास चेहरा लिए घूम रही है। यह क्या उनसे छिपा है? मुझे तो डर था उसके इस आकस्मिक निर्णय का दोष मुझ पर ना थोप दिया जाए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी शांति से अपनी स्वीकृति दे दी और मैंने राहत की सांस ली। मैं भी कुछ दिनों के लिए जरा निश्चिंत होकर रहना चाहती थी। चौबीसों घंटे घर में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मन पर भार बनने लगी थी। नौकरी लगने तक सुशील भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, पर उनके साथ यह समस्या नहीं थी। छवि को लेकर हर बार मन में यही संकोच बना रहता है, बेचारी अकेली है, उसका पति यहाँ नहीं है। जब एक बार जाना तय हो गया तो मैं अपनी सारी कड़वाहट भूलकर उसकी तैयारी में जुट गई। पता नहीं क्यों मन में हमेशा एक डर सा रहता है, कोई मुझे गलत न समझ ले। दिन दिन भर आँच के सामने बैठकर मैंने उसके भाई भतीजों के लिए मिठाइयाँ बनाई, रात रात भर जागकर पीयूष के लिए सूट सीती रही। बल्कि छवि ने एक आध बार कहा भी, दीदी कितनी मेहनत कर रही हैं आप, मुझे लगता है मेरे जाते ही आप बीमार पड़ने वाली हैं। कोई इतना भर कह देता है तो सारी मेहनत सफल हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन यह भी हमेशा कहाँ नसीब होता है। जाने वाले दिन छवि जब अपनी पुस्तकें मेज से उठाकर अलमारी में रख रही थी तो मुझे याद आया। मैंने कहा, छवि, गौतम की कोई किताबें होंगी तो अलग रख देना, किसी दिन मांगेंगे तो मैं कहाँ से ढूंढती फिरूंगी। गौतम का ट्रांसफ़र हो गया है बिलासपुर। यह वॉश बेसिन के सामने खड़े शेव कर रहे थे, वहीं से बोले, आपसे किसने बताया? उसका फ़ोन आया था। एक बार घर आकर तो बता सकता था, यूँ तो 2-2 घंटे बोर करता रहा है। सचमुच इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। वह आए थे दीदी, आप लोग घर पर नहीं थे। छवि ने हौले से बताया। अरे तो कब जा रहे हैं वे लोग? किसी दिन खाने पर ही बुला लेते उन्हें विद फैमिली। मेरा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था और अब मुझे गृहस्थ धर्म की चिंता हो रही थी। अभी 2-3 दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तब देखी जाएगी, इन्होंने कहा। 7 के लिए टिफ़िन भर रही थी मैं, अचानक जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। छवि रानी की माताजी एकाएक सपने में क्यों अवतरित हो गई, इसका रहस्य मेरे सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया। मैंने तो सोचा था कि छवि के जाने के बाद मैं अपने घर में निश्चिंत होकर रह सकूंगी, किंतु उस समय पीयूष की बात मैंने नहीं सोची थी। उसके जाते ही घर इतना सूना हो जाएगा, दिन इतने लंबे हो जाएंगे, इसका गुमान ही नहीं था। लड़कियां खा पी कर स्कूल चली जाती तो एकांत जैसे मुझे लीलने को दौड़ने लगा। अजीब अजीब आवाज़ें मेरा पीछा करने लगती। कभी लगता झूले में पीयूष गुनगुना रहा है और मैं दौड़कर उसे उठाने जाती, तब खाली झूला मेरा मुंह चिढ़ाने लगता। कभी लगता छवि सिरहाने खड़ी होकर कह रही है, दीदी चाय ले लीजिए। सिर उठाकर देखती तो सिर्फ घूं घूं करता सीलिंग फैन ही नजर आता। स्नेह के धागों में इतनी लिपट गई हूँ, खुद मुझे ही पता न था। लड़कियां भी बहुत उदास हो गई थीं। बहुत दिनों से एक भैया की फरमाइश थी उनकी, वह इस तरह अनायास ही पूरी हो गई थी। चाची से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनकी। उनके बिना वह कमरा खूब बड़ा बड़ा लगने लगा था, और तो और पापा भी उन लोगों के साथ चले गए थे। शुभा विभा का वश चलता तो शायद सिर्फ सोने के लिए ही घर पर आती। 2-3 दिन तो मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही काट लिए। 2-3 उपन्यास पूरे के पूरे पढ़ गई मैं। चौथे दिन सोचा अब कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए, कुछ नहीं तो बगल वाले कमरे की सज्जा ही बदल दी जाए। झूले को फोल्ड करके मचान पर डाल दिया जाए तो दोनों पलंग पास पास आ जाएंगे।
फिर यह कमरा उतना सूना नहीं लगेगा। काम इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। कमरे में सिर्फ झूला ही तो नहीं था, ग्राइप वाटर और टीथिंग सिरप की खाली शीशियाँ थीं, पुरानी नैपीस थीं, खिलौने थे, पाउडर के पुराने डिब्बे थे। इन सब को समेटते समेटते हाँफ उठी मैं। हर चीज़ का स्पर्श पीयूष की याद दिला जाता था। झूले की मसहरी खोलते हुए तो मुझे रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह मैंने मसहरी उतारी। नन्ही रेशमी रजाई धूप दिखाने के लिए एक और रख दी, फिर गद्दा समेटा। और यह क्या? गद्दे और दरी के बीच में एक सफ़ेद कागज़ पड़ा था, तुड़ा मुड़ा सा। बहुत पुरानी सी आदत है यह। कागज़ का कोई भी टुकड़ा मिले मैं पढ़े बिना नहीं रहती। माँ के राज्य में घर में सिर्फ कल्याण आता था। दैनिक अखबार भी हमारी नज़रों से दूर रखा जाता था, क्योंकि अक्सर उसमें भी चटपटी खबरें होती थीं। तब बाजार से जो भी सौदा आता, हम तत्परता से उसे खोलने बैठ जाती। असली आकर्षण होता था उस कागज़ में जिसमें यह सौदा आया है। इन अखबारी कागज़ों ने हमें फिल्मी दुनिया की सैर कराई है, चुटकुले सुनाए हैं, बलात्कार और आत्महत्याओं की चटपटी खबरें सुनाई हैं। माँ को हमारी इस कारस्तानी का पता नहीं चला, नहीं तो शायद उन पर भी बैन लग जाता। अब तो घर में पढ़ने के लिए इतना सब होता है, फिर भी पुरानी आदत नहीं जाती। हथेली से दबा दबा कर उस कागज़ को मैंने सीधा किया और पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए हर पंक्ति के साथ मेरा खून गर्म होता जा रहा था। लिखा था, छवि, कल रात की उन्मत्तता के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कमज़ोर क्षण जिंदगी में कभी कभार आ ही जाते हैं। उसके लिए अपने आप को कोसना व्यर्थ है, यह भी जानता हूँ। क्षमा सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बड़ा था, उम्र में भी और अनुभव से भी। मुझे ही अक्ल से काम लेना था। पिछले दिनों ट्रांसफ़र रुकवाने के चक्कर में बहुत हाथ पाँव मारता रहा। भोपाल महंगा ही सही, यहाँ पत्नी के साथ छोटी सी नौकरी थी। मेरे मध्यम वर्गीय जीवन में उसका बहुत बड़ा सहारा था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर नई जगह सेटल होने की कल्पना कपा देती है, लेकिन मेरा चाहा नहीं हो सका। बहुत ही भारी मन से कल तुम लोगों से विदा लेने पहुंचा था। तुम्हें अकेली देखकर कुछ अधिक ही भावुक हो उठा मैं। एक अनाम भावात्मक रिश्ता तुम्हारे साथ स्थापित हो रहा था मेरा। यह कल ही जाना और उसी आवेग में थोड़ा बहक गया। तब पता नहीं था कि तुम मानसिक रूप से इतनी त्रस्त हो। पति का लंबा प्रवास, घर का बोझिल वातावरण और बच्चे की बीमारी, इन सब ने मिलकर तुम्हें किस तरह हिला दिया था, यह तो तब जाना जब तुम परकटे पक्षी की तरह मेरी गोद में सिर रखकर फफक कर रो पड़ी। मैं मनुष्य हूँ, पत्थर नहीं। तब भूल गया था कि मैं किसी का पति हूँ, पिता हूँ, तुम किसी की पत्नी हो, माँ हो। वह तो एक भावावेग था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रवेश करते ही उतर गया। सोचता हूँ। ट्रिंग। दरवाजे की घंटी इतनी कर्कश कभी नहीं लगी थी। उसी अस्त व्यस्त भाव से जाकर दरवाज़ा खोला मैंने। सामने यह खड़े थे, हाथ में अटैची लिए। आप? क्यों, पहचान में नहीं आ रहा हूँ क्या? 2 दिन में इतना बदल गया हूँ, और तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है? घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? किसकी चिट्ठी आई है यह? माँ जी की? उन्होंने व्यग्रता से पत्र मेरे हाथ से ले लिया, सरसरी निगाह से उसे पढ़ा और फिर टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। यह क्या किया आपने? मैंने तेज में आकर कहा। वही किया जो छवि को बहुत पहले करना चाहिए था, इन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन कम से कम एक बार जवाब तलब करना चाहती हो ना? अब भी कर लेना, मैं गवाही दे दूँगा। फिर अटैची उठाकर भीतर जाते हुए बोले, 14 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, चाय वाय तो पूछो। चाय तो खैर मैंने बनाई ही, फिर नहाने के लिए पानी भी गर्म किया, खाना भी बनाया। खाना खाकर बड़े इत्मीनान से तैयार होते हुए बोले, ऑफिस हो आऊँ जरा, आधे दिन की सीएल ही बच जाएगी।
इतनी हैरानी हुई मुझे, इतनी बड़ी बात हो गई और इन्हें अपनी सीएल की पड़ी है। सच इनकी थाह लेना मुश्किल है। शाम को दफ्तर से लौटे तो लड़कियां घेर कर बैठ गई। पापा हमारे लिए क्या लाए? अरे मम्मी ने क्या अब तक तुम्हें बताया नहीं? फिर भीतर आकर बोले, मेरी अटैची अभी तक बाहर ही पड़ी है पद्मा, ड्राइंग रूम में। ऐसे क्या नाराज़गी है भाई? फिर डाइनिंग टेबल पर सारा सामान खोलकर बैठ गए। दालमोट पेठे के 5-6 पैकेट थे अलग अलग प्रकार के। गुड़िया थी, खिलौने थे, साड़ी और मीनाकारी वाली चूड़ियाँ थीं, पुस्तकें थीं। वह इत्मीनान से बैठे समझाते रहे कि कौन सी वस्तु खरीद कर लाए हैं, कौन सी समधी जी ने भेजी है। लड़कियां पास बैठी के लगती रहीं। पीयूष की याद आते ही उन लोगों का गला भर आया था और जब इन्होंने बतलाया था कि वहाँ से चलने पर साथ आने के लिए वह खूब रोया था तो एक तरह से अच्छा भी लगा था। मैं नितांत उदासीन होकर उनकी बातें सुनती रही। अनमने भाव से चीज़ें छू छू कर मैंने वापस रख दी। उस समय सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। दाल मोट की किस्मों की चर्चा जरा अच्छी नहीं लग रही थी। प्रसंग की गंभीरता को देखते हुए इनकी सारी बातें ही बड़ी हास्यास्पद लग रही थीं। लेकिन रात बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह सब दिखावा था। वे भी उतनी ही बुरी तरह आहत हुए थे। दोनों हाथों में सिर पर दिए पता नहीं कितनी देर मेज़ के पास बैठे रहे। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े देखती रही। आखिर जब आधी रात हो चली तो मुझसे नहीं रहा गया। सोएंगे नहीं क्या आज? रात भर के जगे हुए हैं, मैंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने सिर ऊपर उठाया। आंखों में उदासी के गहरे बादल थे। पद्मा थकी सी आवाज़ में बोले, बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। आज दफ्तर में भी जरा मन नहीं लगा। निरंतर वही बात सोच रहा हूँ। हमारे सोचने विचारने से बीते क्षण लौट तो सकते नहीं, फिर परेशान होने से फ़ायदा? मैंने कुछ कहने की गरज से कहा। एक बात मेरे मन में आई है पद्मा। क्या? हमें भूल जाना होगा कि इस तरह का कोई पत्र हमने देखा था। कर सकोगी इतना? वाह, इतनी देर सोचकर यही हल निकाला है। यह कोई बहुत मुश्किल काम है पद्मा। इससे क्या होगा? मैंने वहीं पास एक स्टूल पर बैठते हुए रूखी आवाज़ में कहा। क्या होगा यह तो नहीं कह सकता, परंतु याद रखने में दुख ही दुख है। इतना जानता हूँ, छवि को अगर किसी दिन पता चला तो वह कभी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेगी। सुशील अगर जान जाएगा तो जिंदगी भर सुख की नींद नहीं सो सकेगा। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो नहीं हो सकेगा। न्याय अन्याय तो मैं जानती नहीं, लेकिन अगर मेरे भूलने से छवि का कलंक दूर हो जाता है तो यही सही। मेरे मन में धीरे धीरे रोष उफनने लगा था। यह कलंक वलंक कहाँ की बातें ले बैठी तुम? हिश, इट इज़ ऑल हबंग। मैं छवि का पक्ष नहीं ले रहा पद्मा, लेकिन उसे कटघरे में रखने से पहले एक बार सोचो। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकती हो कि सुशील वहाँ एकदम सन्यासी बना हुआ है? इतने स्वच्छंद समाज में इतने सारे प्रलोभनों के बीच उसका मन एक बार भी नहीं डोला होगा? क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो? उनके तमतमाए चेहरे को एकटक देखते हुए मैंने बस इतना कहा। काश छवि सुन पाती। आप कितनी अच्छी पैरवी कर रहे हैं उसकी। मेरे व्यंग्य से मर्माहत होते हुए इन्होंने कहा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा। सिर्फ इतना जानता हूँ कि देश हो या विदेश, मर्द हो या औरत, अकेलापन सबको एक सा सालता है। यह मैं किसी और के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। वही बात कर रहा हूँ जिसे तुम्हारी साहित्यिक भाषा में भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। अच्छा, यह यथार्थ, यह अकेलापन का एहसास आपके हिस्से में कब पड़ा? तब जब तुम अपनी 3 हड्डियां तोड़वाकर 5 महीने तक अस्पताल में पड़ी थी। जब मैं दफ्तर, घर और अस्पताल में चक्कर घिन्नी की तरह घूमता था। तुम्हें शायद वह सब इतनी आत्यंतिकता के साथ याद ना हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता।
तुम्हारे साहित्य में संतरास, कुंठा, जो कुछ होता है सब मैंने उन दिनों अनुभव किया है। घर में रहता तो खाली घर काटने को दौड़ता, क्योंकि माँ जी बच्चों को लेकर चली गई थी। दफ्तर जाता तो सैकड़ों चिंताएं किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह साथ लग जाती। शाम होती तो अस्पताल का रुख करता अपनी स्नेहमयी पत्नी से मिलने, लेकिन वहाँ सामना होता एक बीमार, चिड़चिड़ी, ईर्ष्यालु औरत से। उससे मिलने की कल्पना से ही मन कांपने लगता। हॉस्पिटल के फाटक पर पहुंचकर सोचता उल्टे पैरों भाग जाऊं और किसी पिक्चर हॉल में शरण लूं। प्लीज़, मैंने तड़प कर कहा और उनका मुंह अपनी हथेलियों से बंद कर दिया। वे चुप हो गए, अपने हाथों में मेरे हाथ लेकर धीरे धीरे सहलाते रहे। फिर मृदु स्वर में बोले, बहुत बुरा लगता है ना उन बातों को याद करना। मैंने उत्तर में पलकें झुका दी। अपने मन का भार हल्का होते ही वे तो प्रगाढ़ निंद्रा में खो गए, लेकिन मेरी आंख नहीं लग सकी। अस्पताल के वे दिन किसी दुखद स्वप्न की तरह मेरा पीछा करते रहे। रोज़ की तरह स्टूल पर चढ़कर कपड़े सुखा रही थी। पता नहीं कैसे उलट गया, जमीन पर चित्त गिर पड़ी मैं। और उसके बाद जब होश आया तब अस्पताल में थी। शरीर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। 1 डेढ़ महीने तो उसी तरह एकदम सीधे लेटना पड़ा था। हिप बोन टूट गई थी। लेटे लेटे पता नहीं कैसे ऊटपटांग विचार आते रहते मन में। जिंदगी भर लंगड़ाकर चलने की कल्पना से मन कांप कांप जाता। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखे उपन्यासों की श्रृंखला में लघु उपन्यास पटाक्षेप का दूसरा भाग सुन रहे थे। इस उपन्यास का पहला भाग व मालती जोशी जी द्वारा लिखी अन्य कहानियाँ आप मालती जोशी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। फिर मिलते हैं पटाक्षेप के तीसरे व अंतिम भाग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।